Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to my all students. This is Oxford, New Oxford Modern English for grade 4. And this book is written by Nicholas Horsburgh, and this is the third edition. Today we are going to start the exercise of the chapter The Ambassador's Disguise. ठीक है, ये मैं आपको इसकी एक्सरसाइज थोड़ी सी बता देती हूँ. ये चैप्टर काफ़ी लंबा था और यहाँ से इसकी ये तमाम एक्सरसाइज स्टार्ट होगी. पहले ये सारे क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे, उसके बाद वी विल बी डूइंग these all type of questions. Then we will be doing this all page, and I've written the questions as well. Then you will be knowing that how to do them, how to write their answers. And this is another page of that exercise, or inshallah we'll be completing this thing. And with this we will be ending our video of the exercise of this chapter. Let's start the exercise. Chapter 7, The Ambassador's Disguise exercise. Comprehension part A. फर्स्ट पार्ट है उसका, जिसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं. ए पार्ट का यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द रशियन नोबल्स बोस्टिंग अबाउट. जो रशियन नोबल्स थे यानी जो उमरा थे रशियन, वो किस चीज़ पर शेखियाँ भगा रहे थे, किस चीज़ के मुतालिक, अबाउट मुतालिक शेखियाँ भगा रहे थे. द रशियन नोबल्स वर बोस्टिंग अबाउट देयर वेल्थ, स्ट्रेंथ, विजडम एंड ट्रस्टेड हॉर्सेस. रशियन जो उमरा थे यानी दरबार के जो उमरा होते हैं, जिसमें वज़ीर होते हैं, जिसमें जो अच्छी पोस्ट के सारे लोग होते हैं, उनको वो नोबल्स कहते हैं. यानी कि वो तमाम जो उमरा हजरात थे वो अपनी दौलत, अपनी ताकत, अपनी अक्लमंद होने का यानी अपनी अक्लमंदी और उनके जो वफादार घोड़े थे उन पर वो शेखियाँ भगा रहे थे, उनके मुतालिक शेखियाँ भगा रहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है बी पार्ट. वाई वॉज द प्रिंस एंग्री विद स्टाफ. प्रिंस जो था वो स्टाफ से गुस्सा क्यों था. Prince was angry with Staff because Staff boasted about his wife that his wife could easily defeat all his nobles and great Prince was no match with his wife too. यहाँ पे टू आना चाहिए, वो मैं अभी इसमें लिख दूंगी. Prince was angry with Staff because Prince उसके साथ इसलिए नाराज़ था क्योंकि उसने उसको अपनी वाइफ के बारे में उसको एक शेखियाना अंदाज में कहा था कि तुम्हारे महल के जितने भी उमरा हैं उनको सबको मेरी वाइफ जो है शिकस्त दे सकती है, इवन के यहाँ तक कि आप भी मेरी वाइफ के साथ कोई मैच नहीं है. Who did Katrina take with her to Kiev? Who did Katrina take with her to Kiev? जब वो कीव की तरफ जा रही थी कैटरीना, तो वो अपने साथ क्या लेकर गई या किनको लेकर गई. Katrina took a band of 30 archers, 30 chess masters and 30 musicians. Katrina अपने साथ 30 तीरंदाज, 30 शतरंज के माहिर और 30 म्यूजिशियंस यानी कि मौसीकार लेकर गई. ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 3 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं. और यहाँ पर जो मैंने आपको ये वाला बताया है, अब हम इसके डी पार्ट की तरफ जा रहे हैं. यहाँ पर मैं 2 इसके साथ आपने लिखना है. ठीक है, इधर होगा. यानी उसने अपनी वाइफ बताया कि हिज वाइफ टू, कैसे. एंड ग्रेट प्रिंस वाज नो मैच विद हिज वाइफ टू, यानी कि जो प्रिंस है वो भी मेरी वाइफ यानी मेरी उसके साथ उसका भी कोई मैच नहीं है. इस चीज़ ने प्रिंस को बहुत ही ज़्यादा, शहजादे को इस बात ने बहुत ही ज़्यादा उसको नाराज़ कर दिया. योर डी पार्ट इज, व्हाट डिड द ग्रीक एम्बेसडर वांट फ्रॉम द कीव. जो ग्रीक एम्बेसडर था वो कीव यानी कि शहजादा कीव से क्या चाहता था. The Greek ambassador wanted to collect tribute from the Kiev. ग्रीक का जो सफ़ीर था वो शहजादा कीव से खराज लेना चाहता था. Why did the prince think that Katrina was a man? प्रिंस जो है या शहजादा, वो इस बात पर क्यों उसने सोचा कि कैटरीना एक मर्द है. The prince thought that if the ambassador, उसने क्यों सोचा कि वो कैटरीना एक मैन है. द प्रिंस थॉट दैट इफ द एम्बेसडर इज अ वुमेन, अगर उसने सोचा कि अगर वो औरत होती तो फिर वो ही वुड हैव डिफीटेड इन चेस, वो शिकस्त हो जाती उसको. आर्चरी एंड प्लेइंग हार्प, और वो जो तीरंदाजी और उसमें शतरंज में और जो हार्प बजाने में वो अगर औरत होती तो वो डिफीट हो जाती, यानी कि वो उसको शिकस्त हो जाती, वो हार जाती. हु वॉज ज़बावा. वाई डिड शी रिफ्यूज टू मैरी द ग्रीक एम्बेसडर.
ज़बावा कौन थी और उसने क्यों ग्रीक के एम्बेसडर यानी उनके सफ़ीर को ग्रीक के सफ़ीर को से शादी करने से इनकार क्यों किया। ज़बावा वॉज अ नीस ऑफ द प्रिंस कीव। ज़बावा शहजादा कीव की भांजी थी एंड रिफ्यूज टू मैरी विद ग्रीक एम्बेसडर, और उसने ग्रीक के सफ़ीर से शादी करने से इनकार किया क्योंकि शी थॉट दैट ग्रीक एम्बेसडर वॉज नॉट अ मैन, क्योंकि वो समझती थी या वो सोच रही थी कि जो ग्रीक का जो सफ़ीर है वो एक आदमी नहीं है। हाउ डिड कैटरीना गेट स्टाव आउट ऑफ द डगन। कैटरीना ने अपने यानी जो स्टाफ था उसको डंगिन से यानी तय खाने से कैसे निकाला। कैटरीना चैलेंज द प्रिंस टू फाइट विद, कैटरीना ने प्रिंस को शहजादे को चैलेंज किया कि है कोई जो मेरे साथ आके, शी सेड दैट देयर इज नो वन, और कोई ऐसा नहीं है जो मेरे साथ आके मैच मेरे साथ कर सके ना, यानी कि मैं इस सारे मुकाबला में हिस्सा ले सके, मेरे साथ मेरा मद्दे मुकाबल कोई नहीं है। हु कुड एक्सेप्ट दिस चैलेंज, और कौन इस चैलेंज को कबूल करेगा। एंड कन्विंस्ड हिम टू कॉल द गॉडिनोविच, और उसने इस बात को उसको इस पर माइल कर लिया कि वो गॉडिनोविच को बुलाए डंगियन से यानी कि तहखाने से, और एक्सेप्ट हर चैलेंज, और इस चैलेंज को वो कबूल करे। एंड गॉडिनोविच गॉट फ्री फ्रॉम द डंगियन, और इस तरीके से और गॉडिनोविच जो था वो डंगियन यानी तहखाने से आज़ाद हो जाए। हाउ डू यू थिंक ईच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर्स फील एट द एंड ऑफ द स्टोरी, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। वो कहता है कि ये मैंने कुछ आपको करेक्टर्स का बताऊंगा, जो मदरजा झैल में जो करेक्टर्स हैं उनके बारे में उन्होंने ये क्यों सोचा, और आप इसका जवाब दें और अपने आंसर के लिए रीज़न भी हमने देनी है। कैटरीना एंड स्टाफ गॉडिनोविच यानी कैटरीना एंड स्टाफ। Katrina rescued her husband, Stav Godinovich, with her great wisdom, and at the end of the story, दे मेट लाफ्ड एंड रोड अवे। कैटरीना ने अपने हस्बैंड को रेस्क्यू कर लिया यानी बचा लिया। स्टाफ गॉडिनोविच उसके हस्बैंड का नाम है। विद हर ग्रेट विजडम, किस तरह से उसने अपनी अक्लमंदी के साथ स्टोरी के एंड में अपने हस्बैंड को गॉडिनोविच, स्टाफ गॉडिनोविच उसका नाम है, उसको रेस्क्यू कर लिया, बचा लिया। एंड दे मेट, वो मिले, हंसे और चले गए। ज़बावा ज़बावा गॉट फ्री फ्रॉम द एस्केप ऑफ ग्रीक एम्बेसडर। ज़बावा जो थी वो एक बहुत बड़ा सा उसके अंदर वो डर पैदा हो गया था कि मैं उस मर्द से शादी नहीं करूँगी, यानी वो एक लड़की थी तो मैं उस लड़की से शादी नहीं करूँगी जो कि एक मर्द का रूप धार कर आया हुआ था, ग्रीक एम्बेसडर। तो ये था कि गॉट फ्री, वो उसके शिकंजे से जो कि उसको फंसाया जा रहा था कि वो शादी उसी से करे, तो उससे वो बच गई। प्रिंस व्लादिमीर, ही वॉज हैप्पी एंड एस्टॉनिश्ड, वो बहुत खुश था और वो बहुत हैरान था। व्हेन ही केम टू नो, जब उसे ये पता चला कि ग्रीक एम्बेसडर जो है वॉज अ वुमेन, एक औरत थी, एंड हैड डन अ लॉट फॉर हर हस्बैंड, और उसने अपने हस्बैंड के लिए बहुत कुछ किया। इस पर वो खुश भी था और बहुत हैरान भी था। अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है। व्हाई डू यू थिंक सेड और वुड हैव सेड द फॉलोइंग। ये जो नीचे है कि आई विश आई हैडंट बोस्टेड अबाउट हर, ये जो एक स्टेटमेंट है इसके बारे में उनको ये कहना चाहिए, तो व्हाई डू यू थिंक, क्यों कही, और वुड हैव सेड द फॉलोइंग, यहाँ ये बात कहनी है उसको, उनको कहनी चाहिए होगी। द ग्रीक एम्बेसडर वुड हैव सेड, ग्रीक एम्बेसडर ने उसको ये था कि आई विश आई हैडंट बोस्टेड अबाउट हर वाइफ, कि वो मुझे अपनी जो वाइफ है उसके बारे में, अपनी बीवी के बारे में कुछ भी उसकी शेखी नहीं भगानी चाहिए थी। आई विल राइड टू द पैलेस अलोन, मुझे पैलेस अकेले जाना है, तो ये तो कैटरीना ने कहा था ना। कैटरीना सेड दैट आई विल राइड टू द पैलेस अलोन, मैं महल की तरफ अकेली जाऊंगी। एक स्टेटमेंट है, आई वंडर हु दिस ग्रेट वॉरियर इज, मैं हैरान हूँ कि ये अजीम वॉरियर कौन है, यानी जंगजू कौन है। ऑल द नोबल्स, ये बात किसने सोची थी, कहाँ हुई थी। ऑल द नोबल्स वंडर्ड अबाउट द ग्रेट वॉरियर, और जितने भी नोबल्स थे वो इसमें बहुत ही ज़्यादा वंडर्ड थे, बहुत ज़्यादा हैरान थे। अब अगली स्टेटमेंट है, नाउ आई कैन गेट रिड ऑफ स्टाफ, नहीं अब मुझे स्टाफ से जान छुड़ानी चाहिए। प्रिंस कीव को शहजादा कीव को ये बात कह देनी चाहिए थी कि सेड दैट आई कैन गेट रिड ऑफ द स्टाफ, मुझे से जान छुड़ा लेनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद इसका ई पार्ट ये है कि आई न्यू शी वुड सेव मी, मुझे पता है कि वो मुझे बचा लेगी। ये किसने कहा था, स्टाफ गॉडिनोविच वुड हैव सेड, उसको ये कहना चाहिए था कि कहा होगा उसने कि आई न्यू शी वुड सेव मी, कि वो आएगी और मुझे बचा लेगी, यानी कि जो गॉडिनोविच था, स्टाफ गॉडिनोविच, वो अपनी वाइफ के बारे में कह सकता था या वो ये सोच सकता था। आंसर द क्वेश्चंस अबाउट दिस लाइन फ्रॉम द स्टोरी, यू हैव गॉन टू फॉर दिस टाइम, तुम इस दफ़ा अपनी लिमिट से बहुत आगे चले गए हो।
ये बात किसने कही? अब इस स्टेटमेंट से मुतालिका क्वेश्चंस को हम अभी ये आपके सामने मैं बताती हूँ। हु सेड दीज वर्ड्स, ये किसने कहे थे? एंड टू हुम वर दे सेड, और ये किसको कहे गए थे? प्रिंस कीव सेड टू स्टाव गोडिनोविच व्हेन ही सेड दैट यू आर नो मैच विद माय वाइफ। ये उस वक्त उसने कहे थे जब स्टाव गोडिनोविच ने अपनी बीवी के बारे में बात करते हुए प्रिंस कीव को कहा था कि आपका भी मेरी वाइफ के साथ कोई मैच नहीं है। इन वॉट वे हैड द पर्सन गॉन टू फार, और किस तरीके से हम ये मतलब ये हमारे जहन में आ रहा है कि वो बहुत ही आगे चला गया। मैंने इसका जवाब लिखा है कि इन प्रेजिंग हर वाइफ, वो अपनी वाइफ को की तारीफ करते हुए गॉडिनोविच जो था वो काफ़ी आगे चला गया था। गॉन का ई डालना है। इस तरीके से हम आगे चलते हैं। व्हाट हैपेंड टू द पर्सन हु हैड गॉन टू फॉर, और उसके साथ क्या हुआ जब वो उसने ये कहा कि तुम अपनी लिमिट से बहुत आगे चले गए। प्रिंस कीव ने क्या किया था? इसका आंसर ये है कि प्रिंस कीव पुट हिम इन द डंगियन। वो इस तरह जब उसे पता चला कि तो बहुत ही आगे चला गया तो उसने गुस्से में आके अपने उसको चौकीदारों को, अपने दरबानों को ये कहा कि इसको उठा के यहाँ से जाओ और इसको तहखाने में डालो, और सिर्फ एक पानी और अनाज के अलावा उसे कुछ भी नहीं। वर्किंग विद वर्ड्स, मैच द फॉलोइंग, मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज द मैन, और इसके साथ मैंने इधर ABC है, और जो मैच अब वो लाइनों वाला तो आपको पता है उससे कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए आपकी आसानी के लिए मैंने इसकी ये इधर ABCD मैंने इधर लिख दिए हैं। तो अब देखें दिस इज द मैन, तो हम किधर जाएंगे? हु मेट मी ऑन द रोड, ये वो बंदा है जो मुझे रोड पर मिला था। दिस इज मैप, अब हम क्या करेंगे? विच हेल्प मी फाइंड द केव, ठीक है, ये वो मैप है जिसने मुझे केव को ढूंढने में मेरी मदद की। दिस इज द पाथ, ये वो रास्ता है, और हम इसके लिए क्या कहेंगे? विच टुक मी टू द केव, ये वो रास्ता है जो मुझे गार की तरफ ले गया। उसके बाद दिस इज द डॉग, दिस इज द डॉग दैट गार्डेड द केव, जो कि केव की हिफाजत करता था। दिस इज द ट्रेयर, और ये एक खजाना है। अब हम किधर इसका लिखेंगे? विच आई ब्रॉट बैक टू शो यू, ये वो ट्रेयर है जो मैं आपको ला के दिखाना चाहता हूँ। फाइंड देयर मीनिंग्स एंड यूज देम इन सेंटेंसेस। अब ये देखें, इसको मैं आपके सामने लिख रही हूँ, सारंगी कहते हैं इसको। हार्प का हमने जुमला भी बनाना है और मीनिंग भी लिखना है, तो हार्प का सारंगी है। कैटरीना वॉज एन एक्सपर्ट ऑफ प्लेइंग हार्प, ठीक है, आपको पता है हमने चैप्टर में पढ़ा है कि कैटरीना, ये एक सेंटेंस है लेकिन मैं फिर भी आपको बता रही हूँ कि ये छोटे छोटे जो सेंटेंसेस होते हैं वो अपने टेक्स्ट में से भी आप याद भी किया करें, उन्हें समझा करें, और फिर इस तरह से आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ जाएगी। तो कैटरीना वॉज एन एक्सपर्ट ऑफ प्लेइंग हार्प, कैटरीना जो थी वो हार्प को चलाने में, यानी जो एक म्यूजिक है उसको बजाने में वो बहुत एक्सपर्ट थी। पार्डन, माफ़ी, ठीक है, तो पार्डन मी सर, सर मुझे माफ़ कीजिएगा इफ़ मेरे से कुछ, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो, ठीक है। और आर्चर जो है, कीव वॉज द बेस्ट आर्चर, कीव जो था वो बहुत ही उम्दा, सबसे उम्दा जंगजू था। इंटरप्ट, सारा इंटरप्टेड हर एल्डर सिस्टर, सारा ने अपनी बहन को बीच में इंटरप्ट किया। यूज़ कैन और कैन नॉट इन दी सेंटेंसेस, देखें कैन और कैन नॉट लगाना है, और अब हमने क्या करना है? कैन और कैन नॉट इन सेंटेंसेस टू आंसर दीज क्वेश्चंस, हमने कैन का और यहाँ कैन नॉट लगाना है, ठीक है। तो कैन कैटरीना प्ले द हार्प, कैटरीना कैन प्ले द हार्प, ठीक है, वो तो हार्प खेल सकती थी। कैन यू प्ले द हार्प? नो आई कैन नॉट प्ले द हार्प, ठीक है, हम सारंगी नहीं बजा सकते, या मैं सारंगी नहीं बजा सकता। कैन कैटरीना राइड अ हॉर्स, क्या कैटरीना ने हॉर्स की सवारी की थी? कैन यू राइड अ हॉर्स, क्या आप घुड़सवारी कर सकते हैं? नो आई कैन नॉट राइड द हॉर्स, राइड हॉर्स। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आपने इस बात को समझना है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या फ़र्क है, और सब्जेक्ट किसको कहते हैं और प्रेडिकेट किसको कहते हैं। मैं एग्जांपल दूंगी, आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। एक स्टेटमेंट है, डिवाइड द फॉलोइंग इनटू सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट, ये मैंने आपको पहले बता दिया, हमने 2 में कर लेना है, और हर सेंटेंस को हम 2 पार्ट्स में करेंगे। अब इसका पहला पार्ट ये है कि माई फादर क्लाइम्ड अ ट्री अ वेरी हाई माउंटेन, माई फादर क्लाइम्ड अ वेरी हाई माउंटेन, राइट। तो अब आप देखें कि इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? माई फादर, ठीक। तो ये क्या चीज होगी हमारे पास? सब्जेक्ट हो जाएगा माई फादर, और प्रेडिकेट क्या होगा? जल्दी जल्दी से बताइए कि प्रेडिकेट क्या होगा? क्लाइम्ड अ वेरी हाई माउंटेन, क्लाइम्ड अ वेरी हाई माउंटेन येस्टरडे। अब इसका बी पार्ट है, बी में देखें, माई सिस्टर वेंट विद हिम ऑल्दो इट वॉज स्नोइंग, और मेरी बहन जो है वो उसके साथ चली गई हालांकि स्नोइंग यानी कि बर्फबारी हो रही थी। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? माई सिस्टर, माई सिस्टर, ठीक है। सब्जेक्ट होता है ना, आपको पता ही, शी इट और सारी जी वाली जो होती हैं वो सब्जेक्ट होता है। और अब वेंट हिम ऑल्दो इट वाज स्नोइंग,
ये हमने यहाँ, बाकी जो सारा होता है वो सारा प्रेडिकेट होता है, और प्रेडिकेट जो है वो हमें बता रहा होता है कि सब्जेक्ट ने क्या किया। देन माई फादर स्लिप्ड ऑन अ रॉक एंड हर्ट हिज एंकल, मेरे फादर जो है वो पत्थर से स्लिप हुए और उनके जो है एंकल में चोट लगी, ठीक है, वो जख्मी हो गया या वहाँ चोट लगी। सब्जेक्ट माई फादर, ये अब देखिए माई फादर इसमें आ जाएगा इधर, जो प्रेडिकेट सब्जेक्ट होगा, और अब हम प्रेडिकेट होगा स्लिप्ड से लेके एंकल, यानी कि आपके वर्ब को एक्सप्लेन किया जा रहा है तो वो प्रेडिकेट होता है। अब आगे देखते हैं, माई सिस्टर बाउंड द एंकल विद द पीस ऑफ क्लॉथ, मेरी सिस्टर ने बाउंड द एंकल, वो एंकल को उसको इस तरीके से पकड़ा, विद द पीस ऐसे उसको ऊपर रखा, और उसके बाद उसके ऊपर क्लॉथ का एक यानी कि कपड़े का एक पीस जो था वो कर दिया। विद कैसे किया उसने, माई सिस्टर बाउंड द एंकल, उसने उनको जाके ऐसे वो जोर से पकड़ा और क्या किया, और क्लॉथ एक छोटे कपड़े से उसको उसके साथ बाउंड किया उसको। अब देखिए सब्जेक्ट इसमें माई सिस्टर आ गया और बाउंड से लेके क्लॉथ तक उसी तरीके से ये हमारा प्रेडिकेट है। शी हेल्प माई फादर टू कम डाउन इन द माउंटेन, तो अब देखें कैसे होगा, शी और माई फादर, देखें शी माई फादर ये हो गया, और उसके बाद माई इसमें माई नहीं लिखना, ठीक है, शी और फादर जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएंगे, और बाकी जो है वो हमारा प्रेडिकेट है। आर फैमिली वॉज वेरी ग्लैड टू सी देम अगेन, मेरी फैमिली उनको दोबारा देखकर बहुत खुशी, सब्जेक्ट है इसमें आर फैमिली, और प्रेडिकेट वेरी ग्लैड टू सी देम अगेन, ये प्रेडिकेट है। देन फाइंड द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट फ्रॉम द फॉलोइंग, ये भी वही है, एक और क्वेश्चन था वो भी सारा इसी तरीके से है कि हम यहाँ लिख रहे हैं, ओल्ड बिल्डिंग्स एंड मॉस्क्स आर टू बी फाउंड ऑल ओवर पाकिस्तान, सब्जेक्ट है ओल्ड बिल्डिंग्स एंड मॉस्क्स और प्रेडिकेट है टू बी फाउंड ऑल ओवर पाकिस्तान, ठीक है। The man who lived next door is my grandfather, subject the man grandfather हो जाएगा, predicate होगा lived next door, my father and mother and both my brothers will attend the wedding, इसमें to be found all over यहाँ तक, और ये भी आपका पाकिस्तान भी सब्जेक्ट में आ जाएगा, तो यहां से इसको काट देते हैं। द मैन हु लिव्ड नेक्स्ट डोर इज माई ग्रैंड फादर, तो इसमें द मैन और ग्रैंड फादर जो हैं वो सब्जेक्ट हैं, और प्रेडिकेट जो है लिव्ड नेक्स्ट डोर। माई फादर एंड मदर एंड बोथ माई ब्रदर्स विल अटेंड द वेडिंग, तो अभी क्या है, माई फादर मदर बोथ द ब्रदर्स ये सारे आपके सब्जेक्ट हो गए, विल अटेंड द वेडिंग ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। शी डज नॉट लिव विद हर फैमिली, इसमें सब्जेक्ट है शी और फैमिली, और प्रेडिकेट है डज नॉट लिव विद, सब्जेक्ट हमारा एक और वहाँ पर था, मैं इसमें ना लिखा नहीं था, वो मैं आपको भी यहाँ से ई पार्ट इसका दिखा देती हूँ, ये है अकील एंड टॉम रोट अ फराज लास्ट वीक, ठीक है, और उससे अगला था द एप्पल्स एंड पीचेस हैव बिकम राइप, तो हमने ये वाला एप्पल्स और पीचेस जो होंगे वो सब्जेक्ट हो जाएगा, और हैव बिकम राइप ये प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर है, ये मैं आपको इसका दिखा देती हूँ, ये वाला वर्ब है ना, अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग, ये इसमें जितने भी वर्ब थे आपको पता है, वर्ब क्या होता है, वर्ब इज अ एक्शन वर्ड, वो लफ्ज जिससे हमें पता चले कि समथिंग हैज हैपेंड, कुछ हुआ है, तो वो क्या होगा, एक्शन वर्ड होगा, उसको वर्ब कहते हैं। अब वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ क्रोकोडाइल हु लिव्ड, रहता, वो रहता था, कहाँ रहता था, इन द रिवर, दरिया में। वन डे ही वाज स्विमिंग काम हो रहा है, लिव्ड रहना भी काम होता है, और फिर स्विमिंग अलोंग इन दी वार्म वाटर, और वो क्या कर रही थी, स्विमिंग कर रही थी, क्रोकोडाइल थी और वो स्विमिंग कर रही थी और रहती वो रिवर के पास थी, ठीक है। ही फेल्ट वेरी हंग्री, उसको बहुत भूख महसूस हुई, तो महसूस होना इज अ वर्क, तो हमने वर्ब को अंडरलाइन कर दिया, वर्ब और एक्शन वर्ड ये सारे एक ही चीज़ के सब नाम हैं। दैट मॉर्निंग एंड वांटेड सम फूड, और वो ही फेल्ट वेरी हंग्री, वो बहुत ही ज़्यादा भूख महसूस कर रही थी। दैट मॉर्निंग एंड वांटेड सम फूड, और जो कि सुबह से और अब एंड वांटेड सम फूड, और अब वो उसको कुछ खाने की ज़रूरत है, तो अब वो खाना चाहती है। सडनली ही सॉ, और अचानक उसने अ बॉय ऑन द बैंक, उसने दरिया के किनारे एक लड़के को देखा। द बॉय वॉज फिशिंग, जो लड़का था वो माहीगीरी कर रहा था, यानी कि फिश को ढूंढ के निकाल रहा था। इन द स्ट्रीम के, नदी के अंदर। एंड डिड नॉट सी, और नहीं देखा द क्रोकोडाइल, ठीक है, क्रोकोडाइल्स को नहीं देखा। द क्रोकोडाइल क्रेप्ट टुवर्ड्स द बॉय, जो क्रोकोडाइल थी ना वो ऐसा ऐसा रेंगती हुई लड़के के पास आ रही थी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू द स्ट्रेंज क्रिएचर। अब हमारा एक अलग सा बिल्कुल क्वेश्चन है ये, और वो कहता है कि एक
लॉच नेस मॉन्स्टर है और फिर वो बहुत ही अजीब सा है। और हमने जो है करने वाला इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये मैंने जो है अ लेक इन स्कॉटलैंड इज़ नोन एज, ये मैंने क्वेश्चन और साथ मैंने आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एमसीक्यूज थे। ये मैंने अ लेक इन स्कॉटलैंड की जो एक लेक है उस वो क्या कहलाती है, लीक कहलाती है वो। द कॉमन नेम फॉर द मॉन्स्टर इज, जो कॉमन नेम है मॉन्स्टर के लिए वो क्या है, नेसी। ठीक है। द साइज ऑफ द मॉन्स्टर इज डिस्क्राइब्ड एज वेरी लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल। अब देखें यहाँ पर द साइज ऑफ द मॉन्स्टर इज डिस्क्राइब, कहाँ पर कैसे पता चला हमें कि जो मॉन्स्टर है ना उसका साइज क्या है, वो बहुत बड़ा था या दरमियाना था या छोटा था। ठीक है, तो हमने वेरी लार्ज को टिक कर दिया। द फर्स्ट साइटिंग ऑफ द मॉन्स्टर वॉज इन फर्स्ट सेंचुरी, द फर्स्ट साइटिंग ऑफ द मॉन्स्टर, जो फर्स्ट सेंचुरी जो है या वो सेकंड सेंचुरी है या वो सिक्स है या वो 20th है, तो उन्होंने मॉन्स्टर को सबसे पहले कहाँ देखा गया, किसने देखा, तो 6th ईयर सेंचुरी जब थी तो उस वक्त मॉन्स्टर्स जो थे उनको देखा गया था। What kind of body does the monster has? Monster की जो body है वो किस तरह की है? The monster has a long neck with a large body. The monster has a long neck with a large body. इसका हमने आपने लिख लिया ना, what kind of body does the monster has? उसकी किस तरह की थी body? तो monster has a long neck, उसकी लंबी गर्दन थी, with a large body, और जिसकी बहुत बड़ा उसका हुजम था, वो बहुत बड़े हुजम वाली थी, यानी कि बहुत बड़ा सा एक जानवर था। इट इज़ ट्रू दैट द मॉन्स्टर हैज़ बीन फोटोग्राफी, क्या ये सही है कि मॉन्स्टर को यहाँ पर फोटोग्राफ लिए गए? यस जी, द मॉन्स्टर हैज़ बीन फोटोग्राफ्ड इन 1934, उसको तो 1934 मतलब वो एक फोटोग्राफ के लिए वो किया चुना गया था। वहाँ पर वाई डू यू थिंक, आपका क्या ख्याल है? द ब्रॉडकास्टिंग टीम जो है वो क्या कर रही है कि वो यूज सोनार अंडर वाटर एंड नॉट अ कैमरा। सोनार जो है वो एक स्टेटमेंट सी है कि व्हाट डू यू थिंक द ब्रॉडकास्टिंग जो है वो इस वक्त टीम जो है वो यूज़ कर रही है, और सोनार अंडर वाटर एंड आउट ऑफ कैमरा। सोनार इज़ मोर इफेक्टिव फॉर डिटेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स इन डार्क कंपनी। अब ये देखें, वाई आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि ये काम हम आराम से आप तक पहुंचाते रहें। और अगर इस मामले में कुछ आपने सजेशन या कुछ ऐसी बात है वो भी ज़रूर बताएं, ताकि हम आगे बढ़ें और अच्छाई की तरफ चलें। थैंक यू वेरी मच टू ऑल माई स्टूडेंट्स।